हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस, विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग ने साइंस के बारे में डिस्कस किया था। साइंस में जो एटम्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, उसमें अलग अलग साइंटिस्ट आए थे। उसने एटम्स की डिस्कवरी की। एटम्स की डिस्कवरी होने के बाद उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे साइंटिस्ट हुए। गोल्डस्टीन की बात की, उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवर की। उसके बाद जे थॉमसन उनके साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसके बाद ये प्रोसेस क्या धीरे धीरे चलते रहा। लेकिन इस बीच में आपने ये देखा होगा अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। लेकिन क्वेश्चन ये आया कि एटम एक्चुअली में दिखता कैसा होगा। तो सब लोग ने अमेजिंग किया, अलग अलग साइंटिस्ट ने। तो इसके बीच में सबसे पहले एक एटॉमिक मॉडल दिया था, वो है आपके साइंटिस्ट जे थॉमसन, वही जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या बताया कि ये जो आपका होता है एटम होता है जस्ट लाइक अ वाटरमेलन के एग्जांपल लिया उन्होंने। और वाटरमेलन जैसे कि आप सभी ने वाटरमेलन का देखा होगा, आउटर सरफेस तो उसका ऑलमोस्ट ये आपका ग्रीन कलर का होता है। तो वो क्या होता है, जैसे एग्जांपल ये वाटरमेलन ले तो आउटसाइड क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। लेकिन अगर आप उसकी इनर साइड में देखेंगे तो वो क्या होता है, रेड कलर होता है। जैसे सपोज मैंने वाटरमेलन का एग्जांपल ले लिया, क्लियर। तो क्या होगा, इसमें जो पूरा बहुत सारा जो अंदर का पार्ट होता है वो क्या होता है, रेड होता है। तो उसको उन्होंने क्या बताया कि ये जो रेड पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन होते हैं। क्लियर। ये जो रेड पार्ट होता है वो होता है प्रोटॉन। और उसके अंदर आपने देखेंगे तो छोटे छोटे सीड्स रहते हैं, और ये सीड्स का क्या होता है, रेड इन कलर होता है। क्लियर। तो सॉरी, ब्लैक इन कलर होता है। ये क्या होते हैं, ब्लैक कलर में सीड्स होते हैं। और इनको उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या, इलेक्ट्रॉन। बट लेकिन ये बाद में क्या हुआ, जब बाद में और साइंटिस्ट तो डिस्कवर करने गए, जैसे इसके बाद में भी और साइंटिस्ट करेंगे 1906 के बाद 1913 के समथिंग में उन लोग डिस्कवर करते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल, जैसे ये बताया था, इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन नहीं बता पाए थे। और एक्चुअली इलेक्ट्रॉन में होता कहाँ है, यहाँ बीच में होता है, किनारे होता है, क्या होता है, ये नहीं कर पाते। इसी वजह से ये ज़्यादा चल नहीं पाया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए वो रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया, उन्होंने स्टडी की। और उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड मॉडल को देखते हैं। ये मॉडल के वैसे भी थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक थे, ये क्लियर नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन कहाँ है। ठीक। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, जैसे हमने इसके पहले ये थॉमसन का मॉडल देखा। थॉमसन को रिफ्यूज करने के बाद रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया। ये एटॉमिक मॉडल को न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या, जब एटॉमिक मॉडल दिया तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने पर्टिकुलर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसका एग्जामिन करने के बाद उन्होंने रिजल्ट दी थी। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक गोल्ड फाइल लिया। और ये गोल्ड फाइल था वो अबाउट क्या था, 100 nm, ठीक है, यानी नैनोमीटर का था। नैनोमीटर आपको जैसे पता है, अगर मैं नैनोमीटर फिर भी बता देता हूँ कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। क्लियर। अब इतना छोटा सा, जो आपको एकदम अगर नेक्ड आई से देखेंगे, ओपन आई से देखेंगे तो विजिबल नहीं होगा, उससे सोचो उतना छोटे ऑब्जेक्ट पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल एक्चुअली क्या होता है, बहुत जगह इसकी ये इंटेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, और वो क्या करती है, इस गोल्ड फाइल को पास कर पाती है। ठीक है। ये लगभग हीलियम एटम के ही लगभग बराबर होती है, इसके मास के बारे में कैलकुलेशन करते हो। तो ये जो होता है, इस पार्टिकल से इन्होंने क्या हुआ, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लिया, और उस सोर्स से जो बीम ऑफ लाइट निकली उसको इसमें पास किया। किससे, इस गोल्ड फाइल से। तो उन्होंने क्या, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए। तो कुछ क्या हो रहा था, उस ऑब्जर्वेशन किया था, तो और इसके आसपास क्या लगा दिया था, जैसे ये प्लेट हुआ, तो अगर रिफ्लेक्ट करेगी लाइट, उससे सपोज अगर बीम ऑफ लाइट क्या रही बाहर निकल जाती है, तो किसी न किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे लगा दिया था ताकि उसको ऑब्जर्वेशन करने में इजी हो। तो उन्होंने क्या हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट के बेस में कुछ 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए थे, और ऑब्जर्वेशन के बेस में उन्होंने 3 रिजल्ट दिया। अब देखते हैं वो ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये डायग्राम मैंने कर लिया। तो एक मैं और डायग्राम बना लेता हूँ। इसमें देखिए आप, ये सपोज मेरा क्या है, एक एटम में चल रहा है, सपोज मैं एक एटम में चल रहा हूँ। इसमें क्या किया उन्होंने, सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन क्या किया, अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करता हूँ, और उसके इसमें क्या करेंगे, वो रिजल्ट देंगे। ठीक है। तो सबसे
पहले ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे थे कि उसमें जो मैक्सिमम जो रेस थी, वो जो अल्फा सोर्सेस निकली थी इसमें से, वो क्या हो रही थी, सीधी निकल जा रही थी। क्लियर? बहुत सारी क्या हो रही थी, पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, सीधे निकल जा रहे थे उस अल्फा फाइल से, जैसे गोल्ड फाइल से जैसे टकराया तो सीधे निकल गए। क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, सीधे निकल गया ना, राइट एंगल में सीधा निकल गया, कोई चेंजेस, सॉरी राइट स्ट्रेट वे में पूरा निकल गया, कोई इसमें बेंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं था, कुछ उन्होंने बेंडिंग नहीं हुआ। तो उसके बेस पे उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम रिमेन फ्री। ठीक है, क्या होता है, बहुत सारा जो पार्ट होता है ना, उसका क्या, तो फ्रेंड्स उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया तो क्या हुआ था, वो एकदम सीधा स्ट्रेट में निकल गई थी, उसमें कोई बेंडिंग वेंडिंग नहीं था। तो इसी के बेस पे उन्होंने पहला रिजल्ट क्या दिया था, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम रिमेन फ्री। उसका क्या होता है, एटम का बहुत सारा भाग जो क्या होता है, वो पूरा खाली रहता है, उसमें कोई भी कुछ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे कोई भी पार्टिकल्स उसमें और नहीं होते। क्लियर? ये पहला उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था और उसके बेस पे उन्होंने रिजल्ट भी दिया। क्लियर? अब सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया कि जब जैसे देखा बहुत ही कम, वेरी स्मॉल अमाउंट में जो ये थे ना रेस थे, वो क्या हो रहे थे, ऐसा बेंड हो रहे थे। क्लियर? ये ऐसा बेंड होने लगे, बहुत ही कम। क्लियर? तो सेकंड उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया, ये क्या होने लगे, बेंड होने लगे। क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे कहीं से टक्कर, मतलब जो भी होगा, हो सकता है उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला कि वहां पे बीच में, सेकंड इस ऑब्जर्वेशन के बीच में क्या होगा, एकदम स्मॉलेस्ट, देखिए ये जो अल्फा सोर्स था वो नेगेटिव थे, नेगेटिव बेस उन्होंने इंसर्ट किया था, तो नेगेटिव क्या होता है, सॉरी ये जो अल्फा रेस थे वो हीलियम होता है, वो पॉजिटिव थे, क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो देते हैं। क्लियर? ये पॉजिटिव चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज थे। तो उन्होंने इसके बेस पे जब वो क्या हुआ, यहाँ से बेंड होना शुरू हुआ, तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन लगाया कि बीच में ऐसा कोई पार्ट होगा, क्लियर, बीच में एकदम छोटा सा ऐसा कोई पार्ट होगा जो क्या होगा, प्लस वाला होगा। क्या होगा, वो प्लस वाला होगा। इसी वजह से क्या होता है कि देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, प्लस और प्लस आपस में क्या होता है, रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये अगर सपोज यहाँ पे ये माइनस होता तो क्या होता, आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल प्लस चार्ज होते हैं, तो क्या होता है, उसको अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हुआ क्या, रिवर्स, यानी क्या हुआ, उसका रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गया, बेंड शुरू हो गया, बेंड होना शुरू हो गया। तो इसके बेसिस पे उन्होंने ये निकाला कि स्मॉलेस्ट साइज ऑफ होता है, क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर होता है यहाँ पे, सॉरी ये इसका सब साइज होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है, तो फ्रेंड्स सेकंड ऑब्जर्वेशन के केस में उन्होंने क्या हुआ था, जैसे मैंने बताया कि ये जो छोटा सा पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। उन्होंने उसको एक छोटा सा वॉल्यूम, एक न्यूक्लियस टाइप का नाम दिया था उन्होंने, छोटा साइज है। तो उसमें क्या होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। उसमें क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया ये तो बहुत ही कम जो रेस थे वो बेंड हो रहे थे, बहुत ही कम अमाउंट में। इसी वजह से क्या हुआ, इसकी साइज को ये माना है कि बहुत ही छोटा होता होगा, और वहां पे क्या होता होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जहां पे भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को वैसे भी पहले से पता चल चुका था कि पॉजिटिव चार्ज कहते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या होते हैं, बहुत ही छोटी जगह में एकदम सेंटर पॉइंट में वहां पे बिलोंग करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था कि 20,000 में 1, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, आउट ऑफ 20,000। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, 20,000 में से एक, सिर्फ क्या हो रहा था, 20,000 में से एक पार्टिकल ही ऐसे जा रहे थे और उसके बाद ही उसी पाथ से वापस टर्न बैक हो रहे थे। कितने, 20,000 में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल, 20,000 में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल ही ऐसे थे कि वो क्या हो रहे थे, टकराने के बाद वापस 180 डिग्री में क्या होता था, 180 डिग्री में वापस आ रहे थे। क्लियर? जैसे जा रहे थे वैसे ही 180 डिग्री में वापस आ जा रहे थे। तो उसके बेस पे उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि ये क्या होता है, बहुत ही सेम ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था कि जैसे इसमें बता दिया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और थर्ड ऑब्जर्वेशन के बेस पे इससे क्लियर हो गया कि जो क्या होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है
ठीक है। जो न्यूक्लियस का साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि 20,000 में से ही सिर्फ एक रिटर्न होकर आ रही थी। तो पहला ऑब्जर्वेशन फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या हो गया था, सीधा स्ट्रेट लाइन में चली गई थी, तो उसके बेस पे उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला कि बहुत सारा स्पेस क्या होता है, फ्री होता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या निकाला था, उन्होंने देखा उन्होंने कि वो क्या होता था, लाइट सॉरी जो रे क्या होती थी वो बेंड हो रही थी। तो बेंड होने के बेस पे उन्होंने क्या निकाला कि वो क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज होती थी। ठीक है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ था, आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 20,000, यानी 20,000 में से सिर्फ एक ही पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री में वापस आ रहा था। उसके बेस में क्या निकाला कि साइज ऑफ न्यूक्लियर इज वेरी स्मॉल, बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब ये जैसे अपना साइंटिस्ट ने दिया था, रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया, लेकिन उनमें फिर भी से एक कमी है। जैसे वो ये तो बता दिए कि इसका बहुत सारा जो पार्ट होता है खाली रहता है, और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम सॉरी जो बीच में क्या होता है वो प्रोटॉन होता है, उसका साइज ये पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है, और बहुत ही छोटा जगह में होता है। क्लियर। लेकिन इन्होंने ये चीज क्लियर नहीं कर पाया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो जैसे बाहर में हो रहे घूम रहे हैं जैसे, तो उसकी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कितने प्रोटॉन होंगे वो उन्होंने कैलकुलेट नहीं कर पाया था। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और जैसे उसके आसपास में साइंटिस्ट भी हैं, हमारे जो बोरबरी साहब हैं, बोरबरी डेनिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या हुआ था, बोरबरी की स्कीम दिया था, उसमें इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये उन्होंने बताया था, और इन्होंने ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी दिया था। ठीक है। उन्होंने ये बताया, बोरबरी जो साइंटिस्ट थे, कि एक जैसे अगर आप एक एटम लेके चले, ठीक है, एक एटम की बात करें, तो एटम में क्या होता है, बीच वाला पार्ट हो गया न्यूक्लियस हो गया, उसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, अभी जैसा कि आपको पता है कि ये क्या, इसके पहले मैं बताया था कि जो गोल्डस्टीन साइंटिस्ट उन्होंने ये बताया था कि ये क्या होता है, आपस में न्यूट्रल होते हैं, यानी जितने क्या होंगे बीच में पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तब इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, तो उन्होंने क्या हुआ था, बोरबरी साइंटिस्ट ने ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट दिया था। क्या दिया था, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट दिया था। और इस ऑर्बिटल में क्या होते हैं, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सरवाइव करते हैं, इसके बारे में इन्होंने क्या हुआ था, सॉरी ऑर्बिट्स है ये, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट्स कॉन्सेप्ट दिया था। ऑर्बिट्स कॉन्सेप्ट में क्या था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर पाथ में घूमते रहते हैं। इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पर्टिकुलर पाथ में घूमते रहते हैं। तो पाथ में घूमते रहते थे, एक पाथ में एक क्वेश्चन ये आता है कि एक पाथ में एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ये तो बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या उसके आसपास में घूम रहे हैं, और ये पर्टिकुलर ऑर्बिट, इनको नाम दे दिया, ये ऑर्बिट नाम दे दिया। जैसे ये करें इसको, जैसे फर्स्ट सबसे पहले वाला है तो n=1 दे दिया। क्लियर, ये पहला ऑर्बिट हो गया। इसके बाद हो गया तो n=2, n=3 और n=4। अब क्वेश्चन ये आता है कि सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, तो क्या सब में 1 2 3 4 के 4 होते होंगे, कि किसी में 1 होता होगा, किसी में 2 होता होगा। तो इसी वजह से क्या हुआ, इस साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि हर एक ऑर्बिटल में जरूरी नहीं है कि आपके 1 2 3 4 यानी 4 ऑर्बिट्स हो, एक ऑर्बिट हो सकते हैं, 2 ऑर्बिट्स भी होते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने उसके लिए एक तरीका खोजा कि हर एक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जैसे आपके पास हो गया प्रोटॉन हो गया, तो उसके बाहर में जो सबसे पहला सेल होता है उसको एक पर्टिकुलर उन्होंने क्या कर दिया, नाम दे दिया। फिर के दिया। सेकंड का क्या दिया, जब सेकंड वाला जो ऑर्बिट होता था तो सेकंड वाला ऑर्बिटल को उन्होंने क्या हुआ था, एल नाम दे दिया। उसके बाद जो थर्ड वाला जो ऑर्बिट होता था उसको क्या हुआ, के एल एम। उसके बाद ही फोर्थ वाला जो था उसको क्या नाम दे दिया, एम। क्लियर, नेमिंग कर दिया। उसके बेस पे उन्होंने बताया कि हर एक जो ऑर्बिट का जैसे नाम हो गया, तो नाम के बाद एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये उन्होंने क्लियर बताया था। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिट, ठीक है, इन ऑर्बिट्स, ठीक है, ऑर्बिट की बात करते हैं। क्लियर, तो उन्होंने क्या किया था, एक फॉर्मूला दिया, दैट इज 2n², ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो उन्होंने जस्टिफाई कर दिया था। अब ये फॉर्मूला दिया, अब देखिए यहाँ पे 2n², आप यहाँ रखिए, जैसे मैंने बताया यहाँ पे n फर्स्ट n=1 होगा, यानी क्या होगा, पहला वाला बिट होगा। अगर n=2 होगा तो ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और n=3 होगा तो ऑर्बिट क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, n=4 होगा तो फोर्थ वाला ऑर्बिट होगा। क्लियर, तो इसी के बेस पे जब उन्होंने ये ऑर्बिट्स अलग अलग का नाम, जैसे ये की बात करते हैं, ठीक है, l
एम और ये है, ये तीन चार जो उन्होंने नाम दिया, उसके बेस पे यही बताया कि के में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। तो जैसे इस फॉर्मूला के जैसे देखिए तो के के लिए एन कितना होता है आपके पास 1 होता है, और की बात करें ठीक है तो के के लिए एन की वैल्यू क्या होती है 1, तो इस फॉर्मूला के बेस पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2, 1 है, n इक्वल टू 1 है, तो इस फॉर्मूला में रखिए तो n के 1 की जगह मैंने रख दिया 1, और 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो 2 × 1 इक्वल टू 2, अर्थात ये क्या होगा कि के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात करते हैं L, तो L क्या होगा, सेकंड वाले का नाम लिया था, उसके लिए n इक्वल टू कितना दिया है 2, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उस सेल में, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में क्या हो जाएंगे 2, और n की जगह में रखा 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, और 4 × 2 इक्वल टू दैट इज 8। क्लियर। अब बताया उन्होंने क्या m जो ऑर्बिट रहेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके लिए क्या होगा n की वैल्यू कितने होंगे 3। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, अब n के रखा रहेगा मैंने 3, अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर करना है क्योंकि फार्मूला में क्या n स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9, और 9 × 2 कितना हो जाएगा 18। क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं आपके n नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर n की बात करें तो n में कितने होते हैं 4th नंबर का होता है, तो इसी वजह से n की वैल्यू कितना हो गया 4। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें 2, n की वैल्यू आ गया 4, 4 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर हो गया आपके पास 60, और 16 × 2 कितना हो गया 32। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि जो k वाला रहेगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अब उसके बाद जो l वाला आया इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो आपके पास m आया m में कितना होंगे 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, और जो n होगा उसमें मैक्सिमम कितने होंगे 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस तरह क्या होता है बढ़ते जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप और बड़ी मॉडल के हिसाब से कि एलिमेंट के हिसाब से आपने देखा कि 8 होता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए लेकिन क्वेश्चन एक चीज में आपके पास माइंड में आ रहा होगा और बहुत बड़ी सामने दिया था, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जैसे किसी मान लो चलो सपोज एक मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर आपके पास ये होता है 8 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात करें एलिमेंट में बाद में आपको याद करवाऊंगा मैं। तो अब देखिए अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये हो गया आपके पास प्लस, ठीक है। अब इसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें जैसे सपोज मैंने क्या कर दिया 2 1 ले लिया इसके लिए, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बचा दिया। अब उसके बाद बचे 8 में से 2 चले जाएगा तो बचा 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। लेकिन अगर हम लोग बात करें सोडियम, ठीक है, तो सोडियम में क्या होगा आपके पास जैसे 11 होता है आपके पास, तो सोडियम के लिए क्या होगा आपके पास मैंने ले लिया प्लस, उसके पहले लिए n इक्वल टू 1 हो जाएगा, सॉरी k ये है, तो k वाला हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा l वाला, उसके बाद क्या होगा m वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या हुआ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं तो इसमें आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए अब उसके बाद क्या होगा हमारे पास नेक्स्ट में कितना आता है इलेक्ट्रॉन 2 और 8 कितना हो गया 10, इसकी वजह से बचा कितना 1, इसी वजह से मैंने किया हुआ इसमें 3 सर्कल बना। ठीक है। अब देखिए इसके साथ ही क्या हुआ था बोर बॉरी मॉडल के साथ ये तो क्लियर होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं और कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये आता है कि सपोज किसी का एटॉमिक नंबर सपोज मैंने ले लिया एक ले लेते हैं हम लोग क्लोरीन की बात कर लेते हैं, इट वाज 16 देयर। तो फ्रेंड्स जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कैल्शियम, कैल्शियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 20। तो क्या होगा अगर कैल्शियम की मैंने बात किया तो इसके लिए क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरे में सेकंड में क्या आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए सेकंड वाले सेल में चले जाएगा सपोज 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब बच गया क्या, अब उसका 2 और 1 कितना होगा 10। अब बचा कि हमारे पास कितने बचे 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो क्या हम डायरेक्ट ऐसा 10 लिख सकते हैं क्या? क्लियर। तो ऐसा नहीं होता। क्लियर। आपको पहले बता दूं अगर सपोज मैंने यहाँ पे क्या ले लिया इसी मैं फिर से इसका कैल्शियम के लिए डायग्राम बनाता हूँ। ये हो गया पहले ले लिया पहला सर्कल, ये हो गया दूसरा सर्कल, ये हो गया तीसरा सर्कल। इसमें आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए। लेकिन इसमें एक साथ 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग नेक्स्ट वाले में फिल नहीं कर सकते, ये उन्होंने बताया था। ऐसा इसलिए इन्होंने एक साइंटिस्ट ने किया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लास्ट में क्या होता है 10 इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन सर्वाइव करेंगे और उसके बाद का जो सेल होगा उसके बाद का सेल सपोज यहाँ पे क्या होगा KLM
और उसके बाद का एन, ठीक है, एन वाला जो होगा उसमें पहले क्या होगा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट हो जाएगा, सपोज ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, तब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे। क्लियर? ये इन्होंने बोरबरी साहब ने ये बता दिया था कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट में 2 चले जाएंगे और जब ये 8 हो जाएगा तब वहाँ के इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता था, मैंने ऑर्डर दिया था सबसे पहले 2 और सब में 8 फिल हो जाने चाहिए। उसके बाद में साइंटिस्ट आएंगे, ऑक्टेट नाम के साइंटिस्ट आएंगे और एक ऑक्टेट का लॉ लेके आएंगे, उससे ये क्लियर होता है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा था। लेकिन फिलहाल बोरबरी साहब ने इसको क्लियर नहीं कर पाए थे कि 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बाद ही नेक्स्ट फिल होता है, ये कारण उन्होंने नहीं बता पाया था, बट ये थ्योरम जरूर दे दिया था। क्लियर? तो इस तरह से आपको बोरबरी स्कीम में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आज क्लास देखा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरे क्लास के साथ कंटिन्यू चल सके। अदरवाइज क्या होगा, बाद में आपको ये क्लास मिल नहीं पाएगी और हो सकता है आपको सर्च करने में दिक्कत जाए। इसी वजह से फ्रेंड्स अपने दोस्त में शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।